नमस्कार दोस्तों, जहां मैं खड़ा हूं यह बिहार का पावर सेंटर है। यहां से 50 मीटर दूर मुख्यमंत्री निवास है, बल्कि कहें जो मुख्यमंत्री निवास जाने के लिए जो गेट है यहां से 30 मीटर दूर मेरे ठीक पीछे राजभवन है। जो भी इस एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री बनता है वाया राजभवन शपथ लेकर मुख्यमंत्री निवास में दाखिल होता है। और मुख्यमंत्री निवास से ठीक पीछे नेता विपक्ष के तौर पर तेजस्वी अपने माता पिता के बंगले में रहते हैं, जो सर्कुलर रोड है, 10 सर्कुलर रोड का बंगला, वहाँ लालू यादव राबड़ी देवी रहते हैं। और ये चौराहा, ये गोल सर्कल, ये है पीछे जो मूर्ति दिख रही है ये मूर्ति है भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की। और आसपास चारों तरफ बिहार सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के बड़े बड़े नौकरशाह 2-3 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं। तो एक तरह से वीवीआईपी इलाका है, पावर सेंटर है। और मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ समझने के लिए कि इस बार 20 साल से जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, एक अन्य मार्ग में रहते हैं, क्या इस बार जब चुनाव के नतीजे आएंगे 14 नवंबर को तो फिर से पावर सेंटर में रह जाएंगे, या मुख्यमंत्री निवास के पीछे कुछ 100 मीटर की दूरी पर तेजस्वी यादव, बल्कि मुख्यमंत्री निवास का जो पिछला गेट है उस गेट से 40 मीटर दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर ठीक सामने तेजस्वी यादव रहते हैं। क्या वो वहाँ से मुख्यमंत्री निवास में आएंगे और क्या नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग से बेदखल होंगे? 2005 तक इसी एक अन्य मार्ग में राबड़ी देवी थी, उसके पहले लालू प्रसाद यादव थे बतौर मुख्यमंत्री। तो इसी को समझने आया हूँ यहाँ। और 2 खास मेहमान हैं, जर्नलिस्ट, बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट, उनको मेहमान के तौर पर मैंने बुलाया है ताकि इसी चौराहे पर हम उनसे बात करें, इसी पावर सेंटर में जो यहाँ की राजनीति चल रही है उसको समझने की कोशिश करें। और साथ में कि अब चूंकि टिकटों का वितरण हो चुका है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है, इसलिए मुख्यमंत्री निवास के बाहर, मुख्यमंत्री निवास के दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव या लालू यादव राबड़ी देवी का घर है, वहाँ सैकड़ों हजारों लोग जो बीते 10 दिनों से तैनात होते थे सुबह से शाम तक टिकट के लिए, वो सब अब यहाँ से जाकर अपने अपने इलाके में जा चुके हैं। अब चुनावी रैलियाँ, सभाएं और उसका दौर शुरू होगा। तो खास मेहमान इनसे परिचय कराएं। संतोष सिंह हैं, इंडियन एक्सप्रेस के बिहार स्टेट हेड हैं, असिस्टेंट एडिटर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बिहार पर इन्होंने 3 किताबें, 4 किताबें, 3 किताबें लिखी, एक हिंदी आ गई, हाँ 3.5, एक कोर्ट में है। हाँ ठीक है। तो 3 किताबें हैं बिहार पर, रूल्ड एंड मिस रूल्ड, सही कह रहा हूँ, जेपी टू बीजेपी और कर्पूरी ठाकुर पर 3 किताबें इन्होंने लिखी है। तो समझ सकते हैं बिहार की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। अमरनाथ तिवारी जी हैं जो द हिंदू के असिस्टेंट एडिटर हैं। और बिहार की राजनीति को जो आदमी यहाँ अगर 20 साल 25 साल से अगर एक बड़े संस्थान में स्टेट के सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर काम करता है तो आप समझ सकते हैं। अब इन दोनों से बात करने से पहले कि जो महागठबंधन में और एनडीए में टिकट को लेकर, टिकट की दावेदारी को लेकर, सीट एडजस्टमेंट को लेकर, गठबंधन के घटक दलों को एडजस्ट करने को लेकर 10 दिन तक जबरदस्त खींचतान हुई। वो कई बार खींचतान, मैं उसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिसको कहते हैं जूतम पैजार कार्यकर्ताओं में होती, उससे एक लेवल नीचे मानिए, लेकिन कुछ वैसी स्थिति रही। और ऐसी खींचतान हुई कि मुकेश सहनी जो महागठबंधन के घटक दल हैं, जिनके साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार 15 दिन एक गाड़ी की छत पर सवार होकर या रथ पर सवार होकर पूरे बिहार में घूमते रहे, उस मुकेश सहनी को अपने गठबंधन में बनाए रखने के लिए मुकेश सहनी की तरफ से जो सीटों की मांग थी उसको मैनेज करने में पसीने छूट गए। और आखिरकार आज खबर है अखबार में कि 7 ऐसी सीट है जहां महागठबंधन के उम्मीदवारों की फ्रेंडली फाइट होगी। मतलब मुकेश सहनी के भी उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस या आरजेडी के भी उम्मीदवार होंगे। तो समझिए इस तरह से महागठबंधन चुनाव मैदान में जा रहा है। और आखिरी वक्त पर कल दोपहर तक, शाम तक जद्दोजहद होती रही। दूसरी तरफ एनडीए में भी बहुत खींचतान हुई, लेकिन एनडीए ने फिर भी पहले मैनेज कर लिया। लेकिन इन सब के बीच एक जो बड़ी खबर आई, जिसका जिक्र मैं संतोष जी से करूंगा, अखबार की आज हेडलाइन है मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया की और हिंदुस्तान टाइम्स की। ये हेडलाइन है, वहां से निकली है जब अमित शाह जो बीजेपी की सत्ता के नंबर 2 हैं, परसों आए थे पटना में एक टीवी शो में, और जब उनसे पूछा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आगे भी क्या नीतीश कुमार ही होंगे, इस तरह के सवाल, तो उन्होंने बहुत चालाकी भरा स्टेटमेंट दिया। चालाकी ये कि उनके स्टेटमेंट से लगता चित भी मेरी
पट भी मेरी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये कौन नहीं जानता है। लेकिन साथ में ये भी कहा कि चुनाव के बाद विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, हर पार्टी अपने दल का नेता चुनेगी और हर नेता अपने विधायक दल का नेता चुनेगा और उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री का फेस होगा तय होगा। इससे यही हेडलाइन है टाइम्स ऑफ इंडिया का, एमएलएज टू पिक न्यू सीएम शाह, नो एम्बिग्विटी ओवर पोस्ट जेडीयू। और इससे कुछ ध्वनि निकलती है क्या, और वो ध्वनि जिसको लेकर तमाम तरह की आशंकाएं और तमाम तरह की चर्चाएं पटना में। सबसे पहले तो उसी पर बात करें संतोष जी। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा है, ये उन्होंने पहले भी ऐसा कहा हुआ है। उसी चीज़ को उन्होंने पैराफ्रेज किया है, वो ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स में वही चीज़ को बोला है और इन्होंने पूरी चीज़ को ओपन एंडेड रहा है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, ये जो आपने कहा दिया ना ओपन एंडेड रखा है। मैं ये पूछता हूँ कि ये कब से प्रयास नहीं कर रहे हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये बीजेपी का ऑपरेशन तो मतलब 13 के हटने के बाद मतलब स्टार्ट हो गया, जिसको कि कुछ लोग ऑपरेशन लोटस नाम देते हैं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक चलता है एक लिंगों में, ये प्रयास कर रहा है। मैं हमेशा मानता हूँ कि न ही नीतीश कुमार का स्वास्थ्य, न ही कोई और कोई पक्ष, उनके नंबर डिसाइड करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। कल के डेट में अगर 60 सीटें आएगी, 100 से 101 पर आप लड़ें, ऑप्टिमिस्टिकली कितना जीत जाएंगे आप? 70, 80 बांध देते हैं, 122 चाहिए, आपको 50 सीट चाहिए ना, कौन ला के देगा? चिराग पासवान, नीतीश कुमार ला के देंगे। नीतीश कुमार जैसे ही 55 की बाउंड्री पार करेंगे, प्रबल दावेदार होंगे। जब तक स्वास्थ्य इनका अच्छा रहेगा, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सवाल तो वही है कि उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है, और ये जो इस बार कहा गया कि चूंकि 101 पर बीजेपी ने बराबर कर दिया, इस बार बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका को जुड़वा भाई की तरह कर दिया, और अब तक बीजेपी से कुछ ज़्यादा सीट जेडीयू हमेशा लड़ता रहा, तो कहीं ये, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू में नीतीश कुमार के आसपास जो लोग हैं वो बीजेपी के क्लोज हैं, चाहे संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे अनचाहे नीतीश कुमार की घेराबंदी भी हुई उनकी अस्वस्थता की वजह से। तो ये कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी ने बहुत कुछ मैनेज कर लिया है कि अगर राज्य में आए, सत्ता में आए, तो नीतीश कुमार को अपदस्थ करने में उन्हें मुश्किल नहीं होगी। क्या ऐसा है? और जैसे आपने कहा ओपन एंडेड, अगर वो नीतीश ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जा रहे हैं, तो फिर ये कहने में दिक्कत है जिसके नेतृत्व में जा रहे हैं चुनाव के बाद हटा देंगे उनको, अगर सत्ता में आए तो। देखिए, आप बात कर रहे हैं 101 है ना, जेडीयू एक सीट ज़्यादा चाह रही थी अपनी सुप्रीमेसी की। आप देखिए 2010 में 141 लड़ी थी, बड़ी पार्टी रही है शुरुआत से, लेकिन लोकसभा में बीजेपी ने अपनी सीनियरिटी भले ही असर्ट कर ली थी। अब इनको लगा कि हम 43 जीते हैं, 101 बुरा डील नहीं है। नीतीश कुमार को आपत्ति कब हुई? नीतीश कुमार को आपत्ति तब हुई जब उन्होंने लिस्ट देखा, उन्होंने देखा राजगीर जा रहा है, रत्ने सदा ने सारा भेद खोला कि ये हो रहा है सर, तो उसके बाद इनको आपत्ति हुई और एलजेपी को सीट जा रही है, जा रही है। अब जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको भी डांट लगी है ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई आप बात करने गए थे तो क्या बात करने के लिए गए थे? तो जो लोग उनके स्वास्थ्य की बात करते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली सीएम हाउस से, उनके टेबल पर पूरा चार्ट बना हुआ रहता है, कंस्टिट्यूंसी का पूरा प्रोफाइल रहता है, विनिंग और लूजिंग मार्जिन का पूरा डेटा रहता है, उसके बाद बात करते हैं। भले ही कोई कैंडिडेट आता है, उनको ब्रीफ किया जाता है, उनकी थोड़ी सी बैकग्राउंडर हिस्ट्री, इवन वीडियो तक दिखाए जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी कहीं न कहीं उस सेलेक्टिव मेमोरी के साथ भी, अगर कोई प्रॉब्लम है भी, स्वास्थ्य किसी के साथ भी हो सकता है, ही इज स्टिल एबल टू असर्ट करने अभी है। और ये टेबल पर बैठ करके ये सोचना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पूरी तरह से आप देखिए नंबर डिसाइड करेगा। आप जब 43 सीट्स आने के बाद भी आप उनको मुख्यमंत्री बनाए, वो सारे पोर्टफोलियो दिए तो जो चाहते थे, लेकिन जो वो चाहते थे। और 2025 की स्थितियों में फर्क है, उसमें एक स्वास्थ्य बहुत बड़ा फैक्टर, स्वास्थ्य का मुद्दा है, ये हमारे आपके बीच का मुद्दा है, ये अर्बन डिस्कोर्स है, ये रूरल डिस्कोर्स नहीं है। लेकिन आप बताइए, आप सहमत हैं? जैसे मैं तो इसको मानता हूं कि बीजेपी जैसी एक परसेप्शन भी है कि बीजेपी ने इस बार घेराबंदी की है, और बीजेपी भी मान रही है कि एक वक्त है जब नीतीश कुमार की सेहत की वजह से ही, और नंबर ऑब्वियसली नंबर डिसाइड करेगा, लेकिन जब नंबर आएगा भी तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वो लोग हैं जो बीजेपी के लिए मुफीद हैं कि वो सत्ता परिवर्तन, मतलब नेतृत्व परिवर्तन में कारगर हो सकता है। ऐसा कुछ लगता है? मुझे थोड़ा सा ये इसमें ऐड करना, जो संतोष जी कर रहे थे कि उसमें स्वास्थ्य से अलग ईबीसी वोट भी है जो नीतीश कुमार से आइडेंटिफाइड है, और बीजेपी नहीं चाहती थी कि इलेक्शन के पहले शायद ये मैसेज जाए ईबीसी में नीतीश कुमार को जंग करके हटा करके, तो शायद
वो पोस्ट पोल वो ऐसा एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आप सही कह रहे हैं कि उनके जो करीबी लोग हैं वो पहले बीजेपी से क्लोज हैं। आप संजय झा जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख लिए, पहले कहाँ थे, वो अरुण जेटली के साथ ये थे, बीजेपी में थे बीजेपी के। और मंत्री बने, कौन मंत्री बने, पहले भी मंत्री बनना चाहते थे। आप आरसीपी जब बने थे आपको पता है किस तरह से खींचतान हुई थी, तो इस बार मंत्री बनने में कामयाब रहे जो भी मंत्री इनके जेडीयू के हैं। ये सब लोग जानते हैं कि भाई उनका अपना लॉयल्टी किधर है, और कि अगर इस तरह की बातें चलती है पोस्ट पोल तो उसमें वो किधर जाएंगे, क्या करेंगे। अब बाकी कोई आज जेडीयू एज अ पॉलिटिकल पार्टी इन बिहार वो उस रुतबा नहीं है जो पहले हुआ करता था 2020 के पहले। 2020 के बाद ये 5 साल में काफ़ी कुछ बदला, आप सही कह रहे हैं, काफ़ी कुछ बदला है। और इसमें नीतीश कुमार जी का गिरता हुआ स्वास्थ्य, फॉलिंग हेल्थ मेजर इशू है। मैं एक सवाल फिर रिपीट करता हूँ। देखिए, सरकार किसकी बनेगी 2025 में 14 नवंबर के नतीजों के बाद, वो तो उस दिन पता चलेगा। हम आप एक उस सिचुएशन में बात करते हैं कि अगर एनडीए को एज रहा और एनडीए की सरकार बनने की नौबत आई, क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि बीजेपी उस प्लान पर काम कर रही है कि अगर सरकार एनडीए की बनती है तो नीतीश कुमार उसका नेतृत्व ना करें? अमित शाह के इस बयान से ऐसा भी कोई मैसेज है? बिल्कुल, अमित शाह ठीक है संतोष जी, ये पहली बार नहीं कि अमित शाह ने इस चीज़ को कन्फ्यूजन में रखा, शुरू से रखा है। और अमित शाह जी नहीं बल्कि बीजेपी के कोई बड़े नेता ये खुल के नहीं कह पा रहे हैं क्या नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री होंगे, ये बात क्लैरिटी के साथ अभी तक कोई नहीं कह पाया। और उसमें एक बात है 2020 और पहले की स्थिति में कि नीतीश कुमार एसर्ट करने के पोजीशन में थे। अब 2025 में उनकी सेहत कहें, उनकी मानसिक स्थिति कहें, वो एसर्ट करने की स्थिति में होंगे जो 2020 में नीतीश कुमार थे? बिल्कुल नहीं है। देख के भी नहीं लगता, उनका पॉलिटिकल मूव्स भी ऐसा नहीं लगता कि वो कंट्रोल कर रहे हैं पार्टी को। पार्टी को कंट्रोल शायद कोई और कर रहा है, गवर्नेंस किसी और का है, और एसर्टनेस खत्म हो गया। अब बीजेपी एसर्ट जरूर करिए, ऐसा जरूर लगता है देखने पर 5 साल। चलिए वापस आते हैं, इससे जुड़ा हुआ और कोई पहलू है, उसके बाद हम जरा महागठबंधन और बाकी चीजें। नहीं, आप पूछिए, उसका तो जवाब अब दूसरी चीज है कि चुनाव में जो मैंने कहा कि जैसे महागठबंधन इतनी तैयारी कर रहा था और वोट चोरी के मुद्दे पर इतना घूमे, रथ पर चल के घूमे, बिहार में आपने 1300 किलोमीटर यात्राएं की, 20 जिले गए, दुनिया भर के तामझाम, और उसके बाद आप चुनाव की घोषणा 6 तारीख को होती है और कल जो है 17 तारीख को आखिरी दिन नामांकन है। आखिरी दिन तक दाव पेच एक दूसरे के उखाड़ पछाड़ में लगे थे इसका। और आज खबर छप रही है कि 7 ऐसी सीटें हैं जहां फ्रेंडली फाइट हो। क्या फ्रेंडली फाइट होती है एक रथ पर घूम के? देखिए, 2 अलायंस पार्टनर है ना, वो इस बार असर्टिव हैं। मुकेश सहनी पहले से ही असर्टिव थे, वो उनका नेचर रहा है कि भाई हमको डिप्टी सीएम प्लस, वो 40-50-60 से जितना पता नहीं स्टार्ट किए थे और वही 14-15% सेटल हुए हैं। कांग्रेस ने पहली बार किया है कि उनको क्या होता था कि लूजिंग सीट्स मिल जाती थी, लेकिन इस बार उन्होंने कैलकुलेट किया कि जो सीट हम जीते हैं 19 में तो 2 चले गए थे, 17 बचे उनके। उसके बाद जो रनर अप वाली सीट है और वैसी सीटें जहां उन्होंने 20,000 या उससे ज़्यादा वोट्स लाए हैं, उनके टेबुलेशन में ये था ताकि उनकी विनिबिलिटी में ये कन्वर्ट हो। और इसमें सब जितना चीज़ देख रहे हैं, सबसे बड़ा योगदान कृष्णा अलवरू का है। मतलब पुटिंग इज फुट डाउन। इस बार वो टिके हुए हैं कि नहीं, हमको अपनी शर्तों पर चाहिए, ये सीटें चाहिए। जो आरजेडी जो उनको दे देती थी, जो उनको कहते, लालू जी कहते थे फेमसली कि अपना पहलवान दिखाओ, ये अपना पहलवान भी दिखा रहे हैं। कहा कि हमारा ये सीटें हम लड़े हैं, हमको ये सीटें चाहिए। तो कांग्रेस का ये ग्रोइंग असर्सन, वो SIR में घूमे हैं, उसके पहले राहुल गांधी की संविधान बचाओ यात्रा की है, कन्हैया कुमार घूमे हैं, जो एक साल का बिल्डअप है उसको वो इनकैश करना चाह रहे हैं। ये बिल्डअप सदाकत आश्रम में पहले कभी भीड़ नहीं दिखती थी, आपको किसी के जन्मदिन और पुण्यतिथि के मौके पर कुछ फोटोग्राफ्स मिल जाते थे। इस बार भीड़ भी दिख रही है, थोड़ा असर्सन भी दिख रहा है, कांग्रेस के झंडे भी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इस बार कांग्रेस असर्ट कर रही है कि हमारा जो स्कोर लाइन है बेटर हो, वहीं से ये कोरोजन हो रहा है। आप जो इसको फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आप तो लड़ने के पहले ही हारने का दे रहे हैं संकेत ना, कि आपकी एकता कहाँ है। मैं ये कहता हूँ कि डिस्कस क्या कर रहे थे आप इतने दिनों से? सही बात है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी थी क्या? मैं इसको डिकोड करना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कि क्या कोऑर्डिनेशन था, ये किस चीज़ की कमेटी थी। जब आप सीट डिस्कस नहीं कर पाए थे, नॉमिनेशन का डेट निकल गया, आरजेडी की आधिकारिक लिस्ट नहीं मिली, हम लोगों को इधर उधर से जो लिस्ट मिली उस तरह से उस बेस पर हम लोग रिपोर्ट करते हैं। ऐसा पहली बार देखा। मैं भी पॉलिटिक्स कवर कर रहा हूँ इतने सालों से, 2-2.5 दशक हो गए, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। तो ये शुभ संकेत नहीं है। दूसरी तरफ सहनी जी की अपनी अलग कहानी है, 60 से शुरुआत करते हैं, 15 पे सेटल करते हैं, और डिप्टी सीएम बनने का मतलब एक ऐसा है उनके अंदर में कि भाई हमको बनना है।
तो मैंने उनको पूछा था कि आपने तो इलेक्टोरली अपने आप को प्रूव नहीं किया है, खगड़िया से लड़े हार गए थे लोकसभा, आप सिमरी बख्तियारपुर से लड़े वहाँ से भी हार गए थे, पहले आप इलेक्टोरली प्रूव कीजिए। ये जो आप बोल रहे हैं कि आप 10% बताते हैं, आप सिर्फ मल्ला नहीं बताते हैं, पूरा नोनिया और क्या क्या बिंद और सब मिला करके 10% का कैलकुलेशन देते हैं। ओके फाइन, आप वो पोस्टरिंग कर सकते हैं, तो आप प्रूव नहीं किए हैं, एनीवे वो उनका प्रॉब्लम है। तो अलायंस में आकर के वो भी बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अच्छा संकेत नहीं देता है। ये बात जो है, जैसे इन्होंने भी कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, आप लोग तो पटना में रहते हो, कि भाई इन्होंने कहा ना 20-25 साल से हमने ऐसी स्थिति नहीं देखी कि आखिरी दिन तक ये ऑफिशियल लिस्ट जो आती है कि भाई 243 सीट है और ये ऑफिशियल लिस्ट है, इसमें इतने आरजेडी, इतने ये, इतने, जैसे मान लीजिए जो भी दाव पेच हुआ है एनडीए में भी, वहाँ भी हुआ उठापटक बहुत, लेकिन एक लिस्ट तो आ गई कि इतना एनडीए, इतना एनडीए में इतना हम, इतना बीजेपी, इतना जेडीयू, दाव पेच हुआ तो भी फाइनल फिर आया और सारे गठबंधन के लोगों ने उसके ट्वीट किया। अब उस पर आते हैं कि उसमें क्या विवाद हुआ, लेकिन यहाँ तो अभी तक क्लियर नहीं है। बिल्कुल, अभी महागठबंधन में अभी तक क्लियर नहीं है ऑफिशियली। तारीख बीत गई पहले दौर के नॉमिनेशन की। 17 को था लास्ट डेट, था फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन फाइलिंग, वो खत्म हो गया डेट, और अभी तक हमको ये नहीं पता है कि कांग्रेस का ऑफिशियल लिस्ट कौन सा है, आरजेडी का ऑफिशियल लिस्ट या फिर फॉर दैट मैटर वीआईपी का ऑफिशियल लिस्ट का। दो छोटी पार्टियां जो हम हैं और ये सब अपने ये भी लोग दे पाएँ, लेकिन इनके तरफ से अभी तक किसी तरह कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब 40 का सीट रिलीज़ कर रहे हैं, 35 का सीट रिलीज़ कर रहे हैं, 160 का रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं अभी तक किसी को। और ऐसा लगता जरूर है कि ठीक बोला संतोष जी ने कि मुकेश सहनी का वो मलाह का कोट करते हैं अपना पॉपुलेशन, लेकिन वो निषाद का पॉपुलेशन है। 9.6% निषाद है। निषाद में एक सब कास्ट है मलाह, जैसे बिंद हैं, केवट हैं, कलवार हैं, बाकी लोग हैं, तो वो 2.3 उनका परसेंटेज होता है, इसीलिए वो जीत के नहीं आ पाते। लेकिन वो प्रेजेंटेशन उनका ऐसा होता है कि वो सबके बड़ा मल्ला 9.6 है और उनका, तो शायद ये कन्फ्यूजन कहीं बना हुआ है। और कांग्रेस का जो असर्सन है उसका रीजन राहुल गांधी का ये वोटर अधिकार यात्रा जरूर रहा है। कांग्रेस बिल्कुल मृत अवस्था में थी बिहार में, कोई टेकर नहीं था इनका। आरजेडी जैसे चाहती थी वैसा नचाती थी, जितना सीट देती थी उन मानना पड़ता था। लेकिन इस असर्सन के बाद शायद थोड़ा सा बज़ क्रिएट हुआ है कांग्रेस के लोगों में या कांग्रेस को लेकर के और बाकी लोगों में, शायद उसको वो लोग असर्ट करना चाहते हैं, उसकी नंबर ऑफ सीट ज़्यादा बार्गेन करना चाह रहे थे क्या। और अभी तक आपको याद हो, अभी तक तेजस्वी को कांग्रेस ने कभी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट फेस घोषित नहीं किया, तो ये भी एक कन्फ्यूजन बना हुआ अभी तक कि महागठबंधन इस स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन केओस है चारों तरफ से। बिल्कुल, अब जैसे तेजस्वी आखिरी जो दौर में जब ये चल रहा था वोटर अधिकार यात्रा, आरा की मीटिंग में खुद ही मन से, हालांकि हर जगह बोल रहे हैं उसके बाद भी, लेकिन खुद ही कहा कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि असली सीएम चाहिए, और अपना नाम एक तरह से बार बार प्रस्तावित कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बार बार बयान आता रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, राजेश राम की तरफ से इसके चुनाव के बाद तय करेंगे, और मुकेश सहनी तो घोषित तौर पर बार बार बोल ही रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनना चाहता हूँ। तो ये जो इतना जो जा रहा है जनता में मैसेजिंग, ये नेगेटिव मैसेजिंग नहीं है कि ये लोग बहुत कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट कर नहीं पाए, ये कैसे चलाएंगे अगर सरकार में आए तो। निगेटिव हो ना हो, कंफ्यूज मैसेजिंग जरूर है। 1 तारीख को, 1 सितंबर को आप चलते हैं उधर, धूप भी बहुत है, आइए चलते हुए उधर क्रॉस करते हैं। गाड़ी में देख लीजिए। हाँ, गाड़ी वो देखता रहेगा, चिंता मत करिए। हाँ, तो पीछे गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ी भी देखना। 1 सितंबर को जब यहाँ समापन होता है वोटर अधिकार यात्रा का, पहले तो अकेले बोलते थे अपनी, आप राहुल गांधी के सामने में बोला है कि भाई आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कसली वाला, तो वो तो खुला पोस्टरिंग का है, कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, और कोई चेहरा है क्या, ये बोला है तो खुल के। और आप कांग्रेस क्या कर रही है, आप इनको आप माने हुए थे सीएम, आप तो इसलिए होल्ड किए हुए हैं कि हमको 2-4-5 सीट ज़्यादा मिल जाए, आप तो बार्गेन कर रहे हैं। ये प्रोजेक्शन जो उनसे बातचीत होती है तो बोलता है हाँ हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, सीटवा तो मिल जाए, वो सीट के लिए कर रहे हैं। और इसकी आप उधर आओ, हाँ उधर आओ बेटा। इसका एक जो है बहुत ऑफ कोर्स पब्लिक में मैसेज नहीं जाएगा। आप एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन से जब फाइट करते हैं, जिस कोलिशन में 5 पार्टियां हैं, वो कहते हैं पांडव हैं 5, हम 5 पार्टी, आपको मतलब कौरव बना रहे हैं वो, तो ये एक महाभारत का सिंबोलिज्म है। तो आप एक ऐसे अनअसेलेबल कॉम्बिनेशन, एक जो सोशल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। अब कोई 2 पार्टियां छोटी नहीं भी हो तो मैं आप अगर 3 को आप लीडिंग का लें, बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान, तीनों मिला करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। इसको कहते हैं कि अरुण जेटली कभी कोलिशन ऑफ सोशल एक्सट्रीम्स बोलते थे,
रेनबो कोलिशन इसको बोलते थे, जिसमें कि अपर कास्ट भी है, ईबीसी भी है, दलित है। और अमरनाथ जी ने फिर कहा कि नीतीश कुमार की ईबीसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें मैं ऐड करूंगा महिला वाली कंस्टिट्यूंसी, जो एक कास्ट न्यूट्रल कंस्टिट्यूंसी है, वो एक बहुत बड़ा कंस्टिट्यूंस है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी की कंस्टिट्यूंसी है, वो प्राइमरीली नीतीश कुमार की कंस्टिट्यूंसी है। आप देखिए सरायरंजन में बोलते हुए उन्होंने क्या कहा, 1,40,00,000 जीविका, ये जीविका दीदियां हैं, वो एक तरह से उनका अपॉलिटिकल फोर्स हो गया है, उनको जो मिला है। और जो भी लोन मिल रहा है, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद जीविका, उसके साथ उसके बाद ही आपको लोन मिलेगा। तो वो कंस्टिट्यूएंसी जो उन्होंने क्रिएट किया था 50% रिजर्वेशन को दे करके, फिर उन्होंने निकाय में दिया, फिर 35% पुलिस में दिया आरक्षण, फिर सरकार में 16 में दिया, ये करके उन्होंने 2010 से साइकिल योजना वो पहले की बात है, बीजारोपण तभी से उन्होंने बीजारोपण कर दिया। उसको फर्दर कंसोलिडेट करने के लिए अब मेमोरी में रहे। कल ही अमित शाह भाषण में बोले हैं, जो छपरा की तरफ गए थे, तो उसमें कहा कि भाई देखिए दिवाली आ रही है, आपको अकाउंट में मिल गया ना, तो आप इस चीज़ को कैश देके वोट में इनकैश करना चाह रहे हैं। तो वो एक मैसेज है। तो ये नीतीश कुमार का जो ये स्ट्रेंथ है, ये उनको पता है। ईबीसी, लवकुश, महादलित, तो ये सारा स्ट्रेंथ पता है। इसके बरक्स अगर दूसरी पार्टी आती है, अभी तक आपके कोलिशन की क्लैरिटी नहीं है, तो जनता में क्या मैसेज आएगा? आई थिंक अभी भी इनके पास देर नहीं हुई है, अभी भी लिस्ट जारी करके आप बताएं, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं, क्लैरिटी बताएं कि क्या प्लान, पॉलिसी क्या है, आपका एजेंडा क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, आप मैनिफेस्टो बताएं, आप कंबाइंड बात कर रहे हैं आप महागठबंधन। हाँ, तभी तो क्लैरिटी आएगी। अभी भी जैसे तेजस्वी ने अनाउंस कर दिया, मान लीजिए शायद 8-10 दिन हुआ या 12 दिन, जब भी हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से अचानक कहा कि भाई बिहार में 20 दिन अगर सरकार बनी, 20 दिन में अधिनियम आएगा और 20 महीने में हर परिवार से एक को नौकरी मिलेगी। बट ये जो कहा गया, ये रिटन फॉर्म में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरह आना चाहिए। हालांकि हो सकता है आने वाले दिनों में आए, लेकिन ये तुरंत आना चाहिए ना, वेल थॉट, वेल डिजाइंड होना चाहिए ना। ये तो मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी जी से, मैं जानना चाहता हूँ आज कि कैसे देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर, हमने थोड़ा वर्कआउट किया अरिथमेटिक, 25.6 लाख अभी एग्जिस्टिंग जॉब्स है हमारे पास, 2.76 करोड़ फैमिली है, एक नौकरी सबको, सरकारी नौकरी बोला है, सरकारी रोजगार नहीं बोला है, सरकारी नौकरी बोला है। 2.5 करोड़ नौकरी, तकरीबन 2.5 करोड़ नौकरी। अगर 30,000 की नौकरी देंगे तो सालाना इस्टेब्लिशमेंट 90,000 करोड़। आपका बजट क्या 3.17 लाख करोड़ है। एग्जिस्टिंग कितने इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट हैं आपको पेंशन सैलरी में? 1.12, 2 लाख करोड़ पार हो गया। आपके पास क्या बचा? चलिए ये पार्ट हटा दिए, किसको नौकरी देंगे? 14.71% क्लास 10, 9.1% क्लास 12, 6.2% ग्रेजुएट्स। आप ही का सर्वे है, कास्ट सर्वे से का रिपोर्ट ये सपोर्ट कर रहा हूँ। और डिप्लोमा धारक जितने लोग हैं 0.58%। उसके बाद वो सब जाइएगा पॉइंट में आपको आएगा। तो सर, आर यू प्रोमिसिंग ए लेबर फोर्स और सरकारी रोल? क्या बता रहे हैं? ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। बट दिस सेड, अगर ये 10 लाख वाली नौकरी जैसे सर्कुलेशन में गई थी, अगर ये पब्लिक के सर्कुलेशन में ये चली गई, माइनेज में चली गई, तो ये बैटल को नैरो डाउन करेगा। उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि अपोजिशन की नैरेटिव, प्रशांत किशोर एक नया प्लेयर आ रहा है, वो पलायन, रोजगार बोल करके, शिक्षा क्वालिटी, गुणवत्ता शिक्षा, ये सब बोल के वो सेट कर रहे थे। ये विमर्श से बाहर हो गए थे, ये बोल करके ये विमर्श में वापस आए हैं। क्योंकि ये जो बोला था मोर और लेस कर दिया, 200 मेगावाट, 125 मेगावाट, 1500 बोले थे, इन्होंने 1100 कर दिया। तो वो उनको लगा ऐसा क्या किया जाए। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई ब्लूप्रिंट इसका तैयार किया है कि हाउ ही विल गिव इट। अब उन्होंने 20 मंथ बोला कि 20 दिन में अध्यादेश, अगले 20 महीने में पूरी नौकरी। आप एक तो सरकार को जरूरत है क्या, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या करवाएंगे उनसे? कहाँ नौकरी है आपकी? आप बहुत निकालेंगे, 25 लाख निकलेगा। आप देखिए नीतीश कुमार उसको स्मार्टली कैसे कन्वर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ सरकारी नौकरी ऑब्लिक रोजगार देंगे। तो रोजगार तो आप किसी को भी दे सकते हैं, मैट्रिक पास है, नहीं पास है, छोटा सा। उसको तो 10,000 रुपया दे के किसी को दे रहे हैं, ठेला कुछ भी, वो भी रोजगार है, वो भी रोजगार है। रोजगार वो एक बड़ा ही रिलेटिव टर्म, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कह चुके पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, तो कुछ भी रोजगार है। तो रोजगार हो सकता है। तो ये पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकल है। हाँ, अब लेट अस सी कि सर्कुलेशन में कितना जाता है, कहीं हम गलत तो नहीं है। हो सकता है हम फील्ड में जाकर के थोड़ा सा रिविजिट करना चाहेंगे। जी। तो
तो एक ये सवाल जो है तेजस्वी का ये है कि तेजस्वी ने जो अनाउंस किया वो एक डिजाइंड ब्लूप्रिंट होना चाहिए और मैनिफेस्टो का हिस्सा होना चाहिए, नहीं है जो इनकी आशंका है, संशय है, वो हम लोग किसी को भी समझ में आ गया कि कैसे होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा बीच में एक डेविएट भी करता हूँ, चूँकि अचानक प्रशांत किशोर का जिक्र आया और शायद इंट्रो के समय प्रशांत किशोर मेरे दिमाग से निकल गया था। दिमाग से इसलिए निकल गया कि जब 7-8 दिन घूमा तो लग रहा है कि जितना बड़ा हवा क्रिएट किया गया सोशल मीडिया पे, ज़मीन पर उसका असर बहुत कम है। तो प्रशांत किशोर एक फैक्टर, जब भी पिछले 2-3-4 महीने 6 महीने से बिहार को एनालाइज किया जा रहा है, बिहार की राजनीति को और बिहार के संभावित नतीजे को, तो चुनाव के उस पूरे फैक्टर में प्रशांत किशोर को एक्स फैक्टर की तरह से उसमें एनालाइज किया जा रहा है। आज अगर देखें उनके भी उम्मीदवार घोषित हो गए और जिस तरह के उम्मीदवार घोषित हुए और जिस तरह से उन्होंने पहले आज तक कहा है, उस दोनों में और आज की ज़मीनी हकीकत में क्या फासला देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लिए कि प्रशांत किशोर सीट अनाउंसमेंट के पहले कहा करते थे कि कम से कम 40 मुसलमान उम्मीदवार हम देंगे। हाँ। अभी दोनों लिस्ट जारी की 116 का, 65 और 51 का, उसमें सिर्फ 21 मुसलमान है, 21। अब बाकी वो कोवर्टली भीतर कैसे कितनों को दे रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, अभी तक ऑफिशियली ये पता नहीं है, शायद किसी पत्रकार को पता नहीं होगा क्योंकि जितना कोवर्ट रहते हैं वो, तो अब वो भीतर से दे रहे होंगे। एक तो ये है, अब एक्सपोज हो गया। अगर तेजस्वी के बारे में जो आप पूछ रहे थे संतोष जी से, तो मैं जोड़ दूँ तेजस्वी का जो हर घर में नौकरी का जो ये प्रॉमिस है वोटर्स को, उसको हम उसी तरह से देखते हैं जैसे प्रधानमंत्री ने 15 लाख का वादा किया था। ये पोल के समय में बिल्कुल इस तरह की वादे लोग करते हैं, नेता करते हैं, बिल्कुल। तो वो जुमला है, ये भी जुमला है और लोग उसी ढंग से ले भी रहे हैं। लेकिन हाँ, 10,000 का कनेक्शन बहुत है और उसका बज भी है अमंग द वोटर्स, जो वीमेन वोटर है, शायद 48% हैं बिहार में, तो उनमें वो टेकर्स हैं, उनके वो काम कर रहा है उनका। लेकिन उसका दूसरा रेमिफिकेशन भी आपको बता दें कि ये जैसे संतोष जी ने बताया कि जीविका दीदियों को दिया जा रहा है 10,000 रुपया। जीविका दीदी कौन है, किस सेगमेंट से आती हैं? वो काफ़ी गरीब तबके से आती हैं और गरीब तबके की जितनी महिलाएं, उसमें 60-70% महिलाएं लोन ली हुई होती हैं पहले से। अब 10,000 मिलने के बाद जो लोन दिए हैं वो उनके पीछे पड़ जाएंगे, मेरा लोन वापस लाओ। माइक्रो फाइनेंस तो यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर से मुझे जानकारी है कि पुलिस हेडक्वार्टर से लोकल थाने में ये फ़ोन गया कि भाई इस तरह कोई केस रजिस्टर नहीं करना इलेक्शन तक कि ज़बरदस्ती कोई मनी लेंडर जो है पैसा ले रहा है इस तरह का। तो दूसरा रेमिफिकेशन, वो दूसरे चक्कर में फंस गए हैं लोग। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 10,000 का टिकस है और वो इफेक्टिव है, हो रहा है पोल में और महिलाएँ उसको मान रही हैं। बाकी प्रशांत किशोर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये लोग यही बता रहे हैं कि भाई इस इलेक्शन तक तो देखना है उनको। अब आगे के इलेक्शन में देखें। प्रशांत की, मुझे ऐसा लगता है एज ए जर्नलिस्ट कि प्रशांत किशोर को 2035 की तैयारी करनी चाहिए। इस 2029 तक तो उनका कोई टेकर नहीं है। 2035 ले जा रहे हैं, बिल्कुल 2035 की तैयारी करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी इसका मतलब आप मानते हैं 2043 सीट में से 25-50 सीट आएगी? नहीं सर, 10 के नीचे आने, मुझे ऐसा लगता है कि 10 तक आ गए तो प्रशांत किशोर का ये विनिंग फैक्टर होगा। जो कहते हैं कि 180 पर आएंगे या फर्स्ट पर आएंगे, 150 जाएंगे या 10 के नीचे आएंगे, शायद वो 10 के नीचे ही आएंगे। वो सही असेसमेंट किए हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रशांत किशोर अचानक शुरू की बातचीत में नहीं आया था नाम, और लेकिन वो दिलचस्प फैक्टर है बिहार में। और उस फैक्टर को प्रशांत किशोर ने जिस ढंग से 2 साल में अपने इर्द गिर्द सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने मुद्दों के ज़रिए, जिस तरह से मुद्दे उन्होंने उठाए, बनाए, नो डाउट एक फैक्टर बने। लेकिन चुनाव के नतीजों के संदर्भ में जब पूछा जा रहा है तो पिछले कुछ दिनों से वो अर्श पर या फर्श पर बोलते हैं और खुद उन्होंने लकीर खींच दी 10 के नीचे या 150 के ऊपर, मतलब 0 to 150 की रेंज उन्होंने तय कर दी। 2 सीट आएगी तो कहेंगे देखो मैं तो कहता ही था, 0 आएगी तो कहेंगे मैं तो कहता ही था फर्श पर, और ऊपर का तो पता नहीं। तो अर्श पर या फर्श पर अगर हम अब टिकटों के बाद देखें तो 2015 का जब चुनाव हुआ था तो आपको याद होगा जब काउंटिंग शुरू हुई, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई और जो शूट किया बीजेपी के ऑफिस सामने पटाखे छूटने शुरू हो गए थे। फिर नीतीश कुमार सावर में थे तो निकले तो प्रशांत से बात किए। ये बातें मुझे खुद प्रशांत जी ने बताई है। तो उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, कहा कि कुछ नहीं सर, 1 घंटे में सब सबसाइड करेगा। दैट एग्जैक्टली हैपेंड। मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें प्रशांत जी ने 180 सीटें बोली थी, अगाया कितना 178, बुल्सआई ऑलमोस्ट। बंगाल में ही कॉल्ड इट करेक्टली कि बीजेपी 3 अंकों में नहीं जाएगी, नहीं गई। लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने 300 पार किया और 200 लोकसभा में गलत हुए। मैं 2 इलेक्शन को जानूँ। जब अपनी बारी आई है तो आपने एक ऐसा प्रेडिक्शन किया है कि जो हम आप कोई भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर कर सकते हैं। तो ही इज़ प्लेइंग सेफ। होता क्या है ना कि जब रेटरिक से रियलिटी वाले फेज में आप जाते हैं, ट्रांजिशन होता है, तब आपको पता चलता है
पॉलिटिकल पार्टी की बिगनिंग का भी एक रोमांटिक फेज होता है। वो रोमांटिक फेज जब उनका निकल गया, करिए ये हुआ, पलायन देंगे, बिहार के नक्शा बदल देंगे, सब सुना, बहुत स्लोगन बहुत अच्छा लगा। अब जब बहुत ही रिजिड स्टेट है, कास्ट स्ट्रक्चर है हमारा, बहुत इतना आसान नहीं है। मैंने यही प्रश्न तो पूछा था कि 35 वर्ष से जो शासन चल रहा है, आखिर आप क्या कर लेंगे जो बदल जाएगा। 10 वर्ष तो आप इन्हीं की मुखालफत कर रहे थे, आप इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे थे। लालू जी का आप कहते हैं हम नहीं किए थे, लेकिन उस कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे थे ना। चलिए कोई बात नहीं, आपने नया नया प्रयास किया। पूरे जो संगठन से मैं ये जानना चाहता हूँ कि हु आर योर फुट सोल्जर्स। आप ये जानिए, आप जो वहाँ का संगठन है, एक एक व्यक्ति पर उन्होंने कॉरपोरेट स्टाइल में 1-2 आदमी को बिठा दिया है। वो आपका प्रेस रिलीज बनाएगा, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, वो जो कॉरपोरेट स्टाइल में कर रहा है। वो नीचे का मैं रीजन बता रहा हूँ। कल का एक उनका कार्यकर्ता अमित विक्रम है, वो उन्होंने पोस्ट किया है फेसबुक पर, उनके साथ मारपीट की गई, उसकी क्या सच्चाई है मैं उन्हीं के फेसबुक के हिसाब से कर रहा हूँ। ये एक भले भगवान करे स्ट्रे इंसिडेंट हो, लेकिन इस तरह की बातें आप एक नीचे का स्ट्रक्चर, वो क्लेम करते हैं कि हमारा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्या पब्लिक में वो मैसेज गया आपके बारे में कि भाई आप, सही बोला अमरनाथ जी ने कि वो जाके कहते हैं देखेंगे क्या ये, हाँ वहीं जीत सकते हैं कि जो और पार्टियों के, जिनकी कुछ नेताओं जिनकी अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है, जो कि 15 साल 20 साल घूमे हैं फील्ड में, अपना कमाया है, इनके साथ मिल करके और एक ऐसा सोशल कम्बिनेशन, चौतरफा फाइट हो जाता है, वहाँ जीत सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए जोकीहाट है, जोकीहाट में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन बेटे सरफराज लड़ रहे हैं, शाहनवाज लड़ रहे हैं, और सुनते हैं कि AIM भी वो वहाँ कैंडिडेट देना है, JDU ने मंजर आलम को दिया है। इस तरह की सीटें जहाँ की 3 तरफा चौतरफा फाइट हो, वो निकल सकते हैं कि वो ऑप्टिमिस्टिक नंबर 10 तो बहुत ज़्यादा मुझे ऑप्टिमिस्टिक नंबर लग रहा है। ऑफकोर्स बिलो 10, इट कुड बी बिलो 5, डोंट नो। मैं अब जाके हम लोग कैंडिडेट देखना पड़ेगा कौन होगा। बिलो 3 ऑल्सो, बिलो 2 ऑल्सो। हाँ, वो कुछ भी हम भी ले सकते हैं। हम भी जब 0 से 50 वो ले रहे हैं, तो हम भी 0 से 10 तो ले ही सकते हैं ना। सही बात। तो वो ये है, तो एक विमर्श में एक अच्छा है कि एक इंटरेस्टिंग फैक्टर, एक एक्स फैक्टर चुनाव में आया है, जिसको हम लोग डिस्कस करने के लिए बात कर रहे हैं, फील्ड में घूम रहे हैं, हम लोग उसको डिसिपर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि भैया हमारा, जिसको क्या बोलते हैं गैंगीज, वो भी वोट देता है कि नहीं देता है। 2000 के बाद वाला बॉर्न है, वो वोट देता है कि नहीं देता। जेनजीज जो भी है, मैंने आई कांट स्पेल इट, मतलब करेक्ट, जेनजी जो भी है, तख्ता पलट देता है, तख्ता पलट देता है आपने नेपाल का रेफरेंस दे दें, जो भी है। तो वो क्या उस चीज़ से ऊपर उठा है क्या हम पूरा, और मान लीजिए कोई कैंडिडेट का बहुत अच्छा प्रोफाइल है, तो वो उनका प्रोफाइल एकेडमिक लाइफ में है, पब्लिक लाइफ में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, कहाँ गए हैं, किसी का राशन कार्ड बनवाए हैं आप, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं आप, सुख दुख में गए हैं। अरे पप्पू यादव देखिए, अब कहीं हम लोग कहीं नहीं पहुँचते, पप्पू यादव पहुँच जाता है। तो अगर इस वेलफेयरिज्म से नेता बनना होता, आज बिहार के सबसे बड़े नेता पप्पू यादव होते, सब जगह पहुँचे हैं। तो आपको फील्ड में अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उतने प्रयासों के बाद ही बेचारे सीमांचल तक ही सीमित हैं नेता, अलग बात है कि ठीक है, फिर भी निर्दलीय जीत गया, बहुत बड़ा क्रेडिट है। वही कि तेजस्वी लगे रहे पूरी ताकत, मैं वही कह रहा हूँ ना, कितने मैंने ये कमाने में उनको कितने साल लग गए, कितने साल लगे, कितने पैसे लुटाए या लगाए, हाँ, इन्वेस्ट किया, पता नहीं कहाँ से आता है, वो अलग कहानी। इन्वेस्ट किया। मैं तो बोलता हूँ, पब्लिक मन से बोलता हूँ कि भाई किसी को अगर ब्लड नहीं मिलता है तो पप्पू यादव या मुकेश सिसारिया दिलाता है, या पप्पू यादव दिलवा सकता है आपको। ये उनका ह्यूमन साइड है। तो ये वहाँ तक पहुँचते हैं। तो मैं ये इस एग्जाम्पल से ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पॉलिटिकली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फील्ड में समय देना पड़ेगा। नॉट दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन से आपका टेक अवे 7% 10% जो भी आया, यू कैन बिल्ड अप फ्रॉम हियर। यहाँ से आप रन छोड़ मत बनिएगा, यहाँ से आप बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ यहाँ से रन छोड़ 2025 के बाद 30 तक भी टिकिएगा। हाँ, मैंने 25 के बाद 30 तक टिकिएगा। 30 तक में बहुत कुछ ये पूरा ये प्रशांत किशोर इतना इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि हम तो एक एपिसोड 1-1.5 घंटे प्रशांत किशोर पर बात करेंगे अगली बार, क्योंकि मेरे जहन में उनके जितने वीडियो मैंने देखे हैं, उस वीडियो को देखकर, उनके दावों को देखकर, उनके क्लेम्स को देखकर, जिस तरह से वो दूसरों को खारिज करते हैं, उसको देखकर बहुत सारे सवाल हैं। और उन सवालों का जवाब मैं 14 नवंबर के नतीजों में भी तलाशूंगा, लेकिन उसके पहले भी बात करूँगा। एक चीज़, चूँकि जातीय समीकरण की बात होती है, आप सब लोग, हम सब लोग बात करते हैं, और जब जातीय समीकरण, कास्ट कैलकुलेशन, कास्ट इक्वेशन की बात करते हैं, प्रशांत किशोर उसको लगातार खारिज करते हैं कि ये जो बुद्धिजीवी है, ये जो इंटेलेक्चुअल है, ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ये जो जर्नलिस्ट है,
हैं, ये सब कास्ट इक्वेशन करते रहते हैं और उनकी एक थ्योरी है कि इसके आधार पर कुछ नहीं होता है। लेकिन उन्होंने भी कास्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर वोट दिया, टिकट दिया, और टिकट वितरण करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गिनाया भी कितने ओबीसी, इतने एबीसी, इतने अल्पसंख्यक, कितने, यहाँ तक कि नट समाज, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने भी कहा कि हमने मटिहानी में भूमिहार की जगह भूमिहार को दिया, ये सब बोला। अब मैं ये संतोष जी आपके पास भी आ रहा हूँ, चूँकि आपने बड़ा गहन अध्ययन करके किताबें लिखी है, इसका मतलब अंत में ये हुआ ना कि चुनाव आते आते सब कुछ इसी पर हो जाता है कि इतने यादव, इतने मुस्लिम, इतना दलित, इतना ईबीसी, इतना ओबीसी, इतना कास्ट, इतना ब्राह्मण, इतना राजपूत, इतना ठाकुर, इतना नोनिया, इतना साहनी, इसी पर सारी कहानी है। जो एनडीए है उसकी कहानी इसी पर टिकी है, कुशवाहा, मांझी, पासवान और ये, और इधर भी इसी पर टिका है। आप देखिए, आप जेफरी विट्सो की किताब है डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट, और उन्होंने पोस्ट प्री कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, कास्ट स्ट्रक्चर को। उन्होंने कहा कि जब तक मतलब प्री इलेक्शन के पहले लोग संस्कृताइजेशन होता था कि आप सारे अपर कास्ट के लोगों ने सरनेम लिए, और पोस्ट चुनाव के बाद 52 के बाद जो है, जब रिजर्वेशन कोटा लागू होता है, सब लोग अपनी जाति की तरफ घूमने लगे। आप 90 में आप चार्ट उठा के देख लीजिए, 90 के पहले तक कि कास्ट स्ट्रक्चर में अपर कास्ट के कितना था, उसके बाद का देख लीजिए कि पूरा किस तरह से पूरा रिवर्स हुआ है ट्रेंड। तो आप सब लोग सिर्फ जाति, पहले क्या होता था कि कभी कर्पूरी ठाकुर को लोग अति पिछड़ा का नेता कभी नहीं बोले हैं, वो लास्ट में मरने के कुछ दिन 1-2 साल पहले अति पिछड़ा हो गए, उनको जननायक लोग बोलते थे, क्योंकि कितनी आबादी है, 1.5% उनके कास्ट की आबादी है। समस्तीपुर में कितनी आबादी है, वो कैसे जीतते थे। अब पिछड़ों में क्या होता है, एक वर्टिकल्स तैयार हो गया। अब पान समाज से आते हैं, आईपी गुप्ता, वो उनकी पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो इतने वर्टिकल्स तैयार हुए, हम इस तरह से खांचों में बटे हुए हैं जाति के कि बहुत अच्छा हो, आइडियल कंडीशन हो, इससे बाहर आएँ। ये नहीं बोलता हूँ कि इससे लोग बाहर नहीं आते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता कि नीतीश कुमार, जिनका की जाति आधार 3% से कम है, एक पॉलिटिकल, बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री में टेस्ट केस है कि उस जाति, कम जाति आधार का नेता कितना लंबे समय तक लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो सकता है, और कभी उन पर जाति का टैग नहीं लगाया, जबकि वो भी वही सब काम करते हैं। जब वोट देते हैं, ये अपना टिकट बांटते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन वो चिपका नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सेलेक्टिवली डेवलपमेंट कार्ड भी चलता है, लेकिन अभी जो आप जब पिज्ज़ा बनाते हैं ना, तो आपका डो जो है ना, वो डो इम्पॉर्टेंट है। टमाटर और जो भी है, पनीर वनीर बाद में डालिएगा आप, तो वो बेस इम्पॉर्टेंट है। तो बिहार का बेस अभी भी कास्ट है। भगवान करे ये टूटे। डॉक्टर लोहिया बहुत पहले कहते थे जाति टूटे, फिर वही बोलने लगे पिछड़ा पावे 100 में 60। चलिए, अब वही जो एक जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, तो आज की तारीख में जब जातीय समीकरण की बात होती है, ऐसे होती है कि 35-37% वोट लगभग एनडीए के, 35-37% लोग वोट लगभग ±1-2% मान लीजिए गठबंधन के होते हैं, जिसमें मुस्लिम, यादव और बाकी समीकरण साहनी को जोड़ लीजिए। लेकिन ऐसे अगर जातीय समीकरण और एक कास्ट के अकॉर्डिंगली वोट बैंक देखें, तो एनडीए के साथ चिराग पासवान है, एनडीए के साथ उपेंद्र कुशवाहा है, एनडीए के साथ जीतन राम मांझी हैं, और उसके बाद जो उनके जो 2 बड़े घटक दल हैं ही हैं। यहाँ अगर देखें गठबंधन में तो तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस, और एक साथ में मुकेश सहनी। इसमें अगर इस समीकरण को देखें तो इसमें कौन भारी दिखता है? देखिए, भारी और हल्का होने का कोई ये नहीं है, दोनों अपना अपना साधे हुए हैं अपने। और जाति है कि जो जाति नहीं, जो शायद कहते हैं हिंदी में, लेकिन कास्ट फैक्टर ये पैन इंडिया फैक्टर है, ये कोई बिहार से रिलेटेड नहीं है, हर जगह है, साउथ में भी है, यहाँ भी है, आप बोकालिका और कर्नाटक, यूपी में भी पीडीआई चला रहा है फाइनली। और शायद ये रिपोर्ट आप लोग जरूर देखिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जिंदल के किसी प्रोफेसर ने दिया, 57% लोग बिहार में अभी भी कास्ट को फोकस रख के ही सारा चीज़ करते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे अपना पर्सनल रिलेशन बनाते हैं, वो 57% का रेशियो, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और शायद यही कारण था कि प्रशांत किशोर भी जब रिलीज़ कर रहे थे अपने कैंडिडेट्स का लिस्ट, तो वो 31 ईबीसी हैं और 21 माइनॉरिटी हैं, ओबीसी हैं, कुछ अपना इस तरह से कास्ट का कॉन्फ़िगरेशन बता रहे थे। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, कास्ट को अलग ले जाके। कास्ट एक रियलिटी है, और कास्ट के आधार पर ही बाकी पार्टियाँ। आपको याद है 90 के पहले या 90 के बाद जब लालू जी से हम लोग मिला करते थे, जब चीफ मिनिस्टर थे, तो वो कहा करते थे कि 31% से हम तो फ्लाइट लेते हैं इलेक्शन के समय, 17 मुस्लिम एंड 14% यादव, तो 31% फ्लाइट, उसके बाद जो जुड़ जाए। नीतीश जी आए तो क्या किया उन्होंने, ईबीसी को 36% ये लेके आए, बाकी कोई और आएंगे तो वो। लेकिन प्रशांत किशोर ये नहीं कर पाए,
क्यों नहीं कर पाए, इसका कारण ये है कि प्रशांत किशोर बिजनेस और पॉलिटिक्स में थे, बना बनाया घर था पॉलिटिकल पार्टीज का, उसमें वो ऐड ऑन करते थे। जैसे संतोष जी ने कहा कि डॉ के बाद वो टमाटर में तो वो टमाटर और चटनी मिलाने का काम क्या करते थे। अब इस बार वो पहली बार वो इनटू पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिक्स में खुद कर रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, बेस बनाने में उनको समय लगेगा। लेकिन अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कल परसों से कि कुछ पत्रकार हैं जो बिहार को हमेशा से बेचते आए हैं और बिहार की गरीबी को दिखाते हैं, लॉलेसनेस को दिखाते हैं, वो बोल रहे हैं इस तरह की बातें। कौन बोल रहे हैं? प्रशांत जी का ये 2-3 दिन से कुछ पत्रकारों का, दिल्ली के पत्रकारों का ये कहना शुरू कर दिया है। कुछ पत्रकार हैं जो बेच रहे हैं बिहार को, शुरू से बेच रहे हैं, आज भी बेच रहे हैं कि लॉलेसनेस है। ये रियलिटी है प्रशांत जी, आपको ये भी ये रियलिटी है। आप घूमिए बिहार को, आप भी जान रहे हैं रियलिटी है बिहार की। लेकिन वो वैसा ही पत्रकार चाहते हैं, जो बोल रहे हैं वही बोलने लगे कि भाई प्रशांत किशोर 100 सीट ले लेंगे, 125 सीट। भाई ऐसे भी पत्रकार हैं ना बिहार में जो 6 महीने से 100 सीट 125 सीट दे रहे थे। तो आदमी जो रियलिटी है, अगर हमें नहीं दिखेगा 100 सीट मिलता हुआ तो हम कैसे बोले 100 सीट मिलेगा? आप बोलिए कि हम, भाई मुझे तो याद है कि वो 20 दिन पहले तक इंटरव्यू में बोलते थे डिसाइसिव मेजॉरिटी आएगी। मुझे याद है कि कुछ महीने पहले एक जर्नलिस्ट ने किसी बातचीत में कहा शायद कि 135-40 सीट आ जाएगी ना, उन्होंने कहा 135-40 सीट के लिए हम लड़ रहे हैं, इतनी सीट आ जाएगी तो मैं तो हार मानूंगा। तो उस हिसाब से तो उस दिन लग रहा था कि उनको 200 पार करेंगे। और अगर आज ऐसी जर्नलिस्ट का काम है, जो दिखे सो दिखाएंगे। मैं भी जैसे प्रशांत किशोर पे 10 वीडियो मैंने किया, मैं राघोपुर गया, उनके जो उन्होंने आरोप लगाए अशोक चौधरी पर या सम्राट चौधरी पर, सब किया। लेकिन अगर जमीन पर जनता नहीं दिखेगी, पत्रकार थोड़ी जिता देगा। प्रशांत जी आज के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब यूट्यूब का या सोशल मीडिया का एज है, उसमें वो कुछ मैनेज, प्रशांत जी की एक्सपर्टीज भी यही रही है, मीडिया को मैनेज करना और बाहर के लोगों को। प्रशांत जी का इंटरव्यू और लोग मीडिया में इसलिए भी छाए हुए हैं कि प्रशांत जी इज इजीली एक्सेसिबल फॉर इंटरव्यूज़। उनको फ़ोन कीजिए, वो रात में खुद चले जाते हैं आपके ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए। वो इस तरह का है। बाकी नेता नीतीश कुमार साहब इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं, तो इसी साहब इंटरव्यू जल्दी नहीं कर सकते हैं, वो आपको अपॉइंटमेंट लेना। हिसाब से तो उनकी तारीफ करना चाहिए कि वो ज़्यादा एक्सेसिबल है। नहीं एक्सेसिबल है वो, इसमें कोई दुमत नहीं है। और जो इशू रेज कर रहे हैं उसका भी सोशल कनेक्शन है वोटर्स में। लेकिन पॉलिटिकल लीडर के रूप में स्टैब्लिश करना, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जैसे स्टैब्लिश, उनको समय लगेगा, उनको समझना पड़ेगा बिहार को। और बिहार को कोई बेच के यहाँ से कोई भागने वाला नहीं है। बिहार को कोई बेचे जो रियलिटी है, लेकिन उससे चूकेंगे भी नहीं। प्रशांत जी अगर आप 0 पर हैं तो आपको 0 ही लिखेंगे, 100 नहीं लिख सकते, नहीं बता सकते हैं। तो अब प्रशांत किशोर से विषय बदलते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की टीम जो लाइन में ऐड करूँगा खाली पर अमरनाथ जी में, हाँ। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है, अब सोसाइटी में इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपने कहा ना, अब सोशल मीडिया आपने कहा, जैसे आज ही मैं देख रहा था, मेरा फ़ोन लाना, आज ही मैं देख रहा था, सुबह जब मैं यहाँ के लिए आ रहा था तो देखा मैं सोशल मीडिया पर प्रशांत जी की टीम के ही लोग होंगे जनसुराज पर, जो ये लोग क्या करते हैं कि जितने व्यूज़ प्रशांत किशोर के आए, जितने व्यूज़ अमित शाह के, किसी और पार्टी के आए, उसके हिसाब से वो बनाते हैं कि ये देखिए किसको कितना लोगों ने देखा। तो मैंने आज ही मुझे लगता है होगा शायद, हाँ, जैसे अब आज ही है, देखिए किसको चाहता है बिहार। अब क्या हो, सम्राट चौधरी किसी कॉन्क्लेव में थे तो 52,000 लोगों ने देखा, प्रशांत किशोर को 2.5 लाख लोगों ने देखा, अमित शाह ने 62,000 लोगों को देखा। इसके हिसाब से इन्होंने तय कर लिया कि ये जो है वोटिंग के रेशियो में तो फिर सम्राट चौधरी से 5 गुना, अमित शाह से भी 4 गुना। तो इस आधार पे तब तो बीजेपी को सीट मिलनी चाहिए 20-25 से नीचे, जेडीयू की मिलनी चाहिए 10 के नीचे, और उसके बाद प्रशांत किशोर को मिलनी चाहिए 200 के ऊपर। अगर ऐसे वोटिंग होता है तो ये एक मति भ्रम का शिकार होना भी होता है सोशल मीडिया पर। और बहुत सारे लोग सुनते हैं सबको, जैसे मैं भी उनके 40 इंटरव्यू सुन चुका हूँ, बहुत सारे अच्छा बोलते हैं, लॉजिकल बहुत सारी बातें होती है, बिहार के डेवलपमेंट के बहुत सारे नए मुद्दे उन्होंने उठाए जो ज़रूरी मुद्दे हैं। लेकिन फिर जनता, पब्लिक एट लार्ज जिसको कहते हैं, 7.5 करोड़ वोटर, क्या वोट देने आएगा? और ये सवाल फिर उठता है, नहीं देने आएगा तो सुन के उसके बाद सुन के अनसुना कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं, वो वही तो ये उनके लिए भी एक सीख होगी। मुझको नहीं लगता है कि उन्होंने इंटरनल सर्वे नहीं करवा रहे हैं, क्या जरूर करवा रहे होंगे, हमें बता नहीं रहे हैं कि क्या उनको सर्वे मिल रहा है। सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे, सोशल मीडिया अगर क्राइटेरिया होता तो बिहार के अभी 3-4 और मुख्यमंत्री बन चुके होते। ये थोड़ी होता है सोशल मीडिया पर पूरा सर्च, आप कोई भी वीडियो पोस्ट कीजिए, आप देखिएगा कमेंट से एक पैटर्न मिलेगा आपको जो ट्रॉल किया जाता है एक पैटर्न होता है। ये सबको समझ में आता है कि कहाँ से ये चीज़ें हो रही है। तो वो डेमोक्रेसी में ये चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत दिन की लॉयल्टी होती है। आप राघोपुर घूम के आए, पता चल गया ना, आप ही को कहा था ना कि 1000 गाड़ी लेके आएंगे या तेजस्वी 1 गाड़ी लेके आएंगे। मैं आपकी बात को कोट करता हूँ। बिल्कुल मेरे वीडियो में। तो ये अंतर है। ये सिर्फ मैं एक कंस्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो लॉयल्टी ऐसे भी नहीं है। नीतीश कुमार एक दिन में नेता बने हैं, 77 से धूल फांक रहे हैं जाकर के, तब ठीक ढंग से 2005 में बने, वो भी एक कॉम्बिनेशन हुआ
तब बने। तो एक किसी किसी की पॉलिटिक्स एक लंबी फाइट होती है। मैं बहुत सारे कैंडिडेट को जाता हूँ, 20 साल 25 साल हो गया है, टिकट नहीं मिल रहा है, पार्टी में लगे हुए हैं। मैं पूछता हूँ कि ये मोटिवेशन कहाँ से लाते हो? ये 3 वर्ष इन्होंने दिया है। 3 वर्ष में दे करके आप इस टाइम में आपने एक नई पार्टी बनाई जब सोशल मीडिया का बूम है, पूरा एकदम ऐसे क्लाइमैक्स पर है, और आप उसके मास्टर हैं। और आपने अभी तक जो कहा ना कि मैंने इसको जिताया उसको जिताया, आपने वैसे किस आदमी को जिताया जो कि आपको लगे किसी को पब्लिक मेमोरी में लग ही नहीं रहा था जीत सकता है? आपने राहुल गांधी को जिताया? मैं जानना चाहता हूँ। 2017 में अखिलेश राहुल को जिता हाँ, जिताया। यूपी के 2 लड़के में आपने ये क्या किया भाई? नीतीश जी, लालू जी, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यू रैप्ड इट अप वेरी वेल, यू आर ए गुड पैकेजर। वो आपने वो किया। तो मैं आप बहुत बड़े माइंड हैं भाई, आप बिहार को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत जानकारी है आपको। यू आर द डाटा मैन, सुपर डाटा मैन ऑफ बिहार। फाइन, सब ठीक है। लोगों को वो डिस्ट्रिक्ट करेक्ट करते हैं कि 38 नहीं 40 डिस्ट्रिक्ट है, 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं कहता हूँ 4 नहीं 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, 38 तो 40, तो 4 रेलवे भी जोड़ लो, सही बात, 44 है तब। एडमिनिस्ट्रेटिव जिला के समाहर्ता कलेक्टर होता है जिला का डिमिनेशन में, कलेक्ट। आप जब रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है उसको जिला कहा जाता है। वो ये सब बेसिक डेटा है। तो इज द डेटा मैन। अच्छे पर्सपेक्टिव, अच्छे स्लोगन लेकर के आए, लेकिन वो ग्राउंड में कितना सीप कर रहा है, कितना कन्वर्ट कर रहा है। हम लोग भाई क्रिटिकल एनालिसिस तो करेंगे, बिल्कुल। हाँ, ये नहीं करेंगे आप जो चाह रहे हैं वही टोन में बोलेंगे कि क्या आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आपके पोर्टफोलियो क्या होंगे। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ मुख्यमंत्री बनते ही पहला फैसला क्या करेंगे? नहीं आप शत्रु हैं, नहीं आपके मित्र हैं। हम पत्रकार हैं, अपना हम काम कर रहे हैं। आपकी बहुत सारी ग्लोइंग बातें भी लिखी है, अभी तक की जितनी इंटरव्यू ग्लोइंग ही बातें हैं। लेकिन फील्ड में हमको, जब हम घूम रहे हैं फील्ड में, SIR में भी लंबा सब घूमे हैं, पूरा मतलब 534 ब्लॉक है, मैंने 500 तो घूम लिया होगा बिहार में। तो थोड़ा बहुत जानकारी तो भाई मुझे भी क्रेडिट दीजिएगा। तो जो हमको अर्ली थ्रेट्स मिल रहा है, SIR पे आपने बहुत अच्छा काम किया, टोटल क्रेडिट आपको है। नहीं ठीक है, शुरू आपने की, वो आपके जैसे दोस्त देंगे और लोग नहीं। नहीं, आपने बिहार से पहली 4-5 स्टोरी आप लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस ने की। अरे ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप फील्ड में जाइए और आपको इस तरह का फीडबैक मिलेगा। यू आल्सो टेक दैट इनटू कंसीडरेशन। दैट इज, मैं ये कहता हूँ कि बड़े लीडर को जो है दे हैव लार्ज हार्ट फॉर क्रिटिसिज्म। मैंने कितनी नीतीश कुमार के अगेंस्ट में कितनी 12-13 मैंने सीरीज किया होगा, महादलित सीरीज किया होगा, कोविड वाला किया। नॉट अ सिंगल टाइम, नॉट इवन वंस ही कॉल्ड मी। एक बार कॉल किया था, वो फैक्ट्स के करेक्शन के लिए जानने के लिए, एक बात किसने बोली, लेकिन कभी नहीं कहा। तो मैं ये कह रहा हूँ, चाहे रामविलास पासवान, इवन लालू जी, कि आप अगर क्रिटिसिज्म करते थे, कोई स्टोरी करते थे, उसके फैक्ट जाना करते थे। सुशील मोदी फैक्ट जाना करते थे कि इसमें और क्या किया जा सकता है। तो दैट्स हाउ यू ग्रो इन डेमोक्रेसी, कि आप एक दूसरे से लेते हैं, आप रियलिस्टिक होते हैं। ऑफ कोर्स आप न्यू प्लेयर हैं, वेलकम, मोस्ट वेलकम आप। लेकिन जो विमर्श में जो बातें आ रही है, यू शुड टेक टफ क्वेश्चंस। अभी उपेंद्र कुशवाहा का मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने कहा कि आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। कल कहा हाँ कुछ भी पूछ सकते हैं, आई रियलिस्ट टफ क्वेश्चंस। तो टफ क्वेश्चंस को जब तक आप रियलिस्ट नहीं करेंगे, आप कंप्लायंट जर्नलिज्म चाहेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दैट इज नॉट। आप इनसे ये पूछिए कि क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ, क्या आप मुख्यमंत्री बनते हुए पहली दस्तखत से क्या फैसला करेंगे, कि अगले 7 दिन में क्या आप बिहार में योजनाएं लागू करेंगे, अगले 20 दिन में क्या योजना। ये सवाल तो ठीक है, जब लगे वाकई कि 100 सीट पार करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं तब पूछेंगे। तो ये उसके बाद का सवाल, ये सवाल पूछने में सवाल गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल तब जब ये विजिबल हो कि ये आदमी यहाँ किंग या किंग मेकर की भूमिका में है। जब किंग और किंग मेकर दोनों भूमिका में नहीं है, तब ये सवाल बेमानी होती है। तब वो सवाल पूछे जाने चाहिए जो वही जवाब उनके सवालों से, जो उनके जवाबों से जो सवाल निकलते। खैर चलिए, उसमें बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी भी नाराज होंगे कि आप आलोचना कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है। बहरहाल हम फिर से एक सवाल फिर प्रशांत किशोर पर लेंगे। देखिए क्या है कि वो फैक्टर तो एक दिलचस्प फैक्टर बन गए। अब बात आती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं बिहार से जाऊंगा, कल जा रहा हूँ, वहाँ जितने लोगों से मैं 4 दिन दिवाली की छुट्टी में मिलूंगा, संतोष जी, चाहे कोई डॉक्टर, मुझे किसी डॉक्टर से दिखाना है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, और या कहीं किससे भी, वो एक चीज पूछेगा। वो कोई नहीं पूछता तेजस्वी यादव, एक पूछेगा क्या लग रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर का क्या होगा? प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे? प्रशांत किशोर किसको नुकसान पहुंचेंगे? क्या सीट मिल जाएगी 25-50? मतलब यही सवाल है, एक सवाल लोगों के जहन में। तो इसलिए वही सवाल फिर से कि प्रशांत किशोर 3 साल इतनी मशक्कत करने के बाद मैं इस पर इंडोर्स करूंगा और अपनी बात कहूंगा वजन के साथ कि उन्होंने बहुत जरूरी और वाजिब मुद्दे उठाए। पलायन का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो। क्योंकि हम लोग, मैं पटना में हूँ, मैं पटना में रहा हूँ संतोष जी, हमें याद है, अगर मैं
80s की बात करूं तो पटना साइंस कॉलेज की वो प्रतिष्ठा थी कि अगर उसमें किसी का एडमिशन हो जाता था तो बाप मान लेता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा एडमिशन हो गया। ये प्रतिष्ठा थी, पटना कॉलेज, लॉ कॉलेज, ये सब था। आज वो प्रतिष्ठा शिक्षा में बिहार की धूमिल हुई। तो वो बहुत सारे वाजिब सवाल उन्होंने उठाए, लेकिन इतने वाजिब सवाल उठाने के 3 साल बाद आज ऐसी स्थिति क्यों है कि वो दावा कुछ भी करें लेकिन ज़मीन पर वो असर क्यों नहीं दिखता है? देखिए 3 साल काम करने के बाद भी वो पिछले साल 4 सीट पर हार गए थे। एक सीट भी जीत नहीं पाए, एक पर जमानत जब्त हो गई थी उनकी। ये अलग बात है कि आप इशू रेज करें, उसका इमोशनल कनेक्ट हो लोगों से, ये बात, और आप इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन में वो वोट में कन्वर्ट हो जाए, ये प्रशांत जी समझ पाए। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि वो बिजनेस और पॉलिटिक्स में पहले थे, वो बिजनेस करते, स्ट्रैटेजी बनाते थे, लेकिन खुद इस बार पॉलिटिक्स में हैं। और लालू जी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते भी थे, कैसे वोटर से कनेक्शन करना है। कनेक्शन वो हेलीकॉप्टर उतारते थे अगर किसी नेशनल हाईवे पर, तो उसका पर्पस होता था, उसका मतलब होता था कि वो कनेक्ट बिल्ड करते थे वोटर के साथ कि हम आपके बीच के हैं। प्रशांत जी का एरोगेंस आप बहुत इजीली मेकआउट कर सकते हैं अपने स्क्रीन पर या किसी। प्रशांत काफ़ी एरोगेंट आदमी है, उनके लोग भी बताते हैं मुझे, उनके आसपास रहने वाले लोग भी उनको छोड़ कर जाते हैं, फिर आके ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको नौकरी चाहिए होती है। प्रशांत जी इज़ नॉट अ लाइक अदर पॉलिटिशियंस की भाई ठीक है सबको खुश रखना है, तब वोट मिलता है, तब आप सीट जीत निकलते हैं। इस तरह से एरोगेंसी के साथ सीट नहीं निकलता है लोगों का। तो ये कनेक्शन है। और अगर निकलता होता तो शायद 3 साल के बाद पिछले साल आप 4 सीट में से 1 सीट भी निकाल पाते, वो नहीं निकाल पाया। तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग कनेक्शन है जो वोटर के साथ इनके पार्टी का। और कुछ लोग जुड़ गए हैं, ठीक है, बड़े बड़े नाम जुड़ गए हैं, बैठे हुए थे, किसी पार्टी से भी आए थे कुछ लोग, लेकिन फिर छोड़ के चले भी गए आपको। उनको लग गया कि आपका कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। मोनाजिर हसन थे, देवेंद्र यादव थे, आपका ये आनंद मिश्रा था बक्सर से, जिनको बीजेपी ने इस बार टिकट दिया। ये सब लोग छोड़ के चले गए। बाकी भी बहुत लोअर रंग के लोग भी छोड़ के गए, कुछ लोग आ भी गए हैं, ये सही बात है, लेकिन कनेक्शन नहीं बन पा रहा। इसका कारण ये है कि आप इशू आपका हिट तो कर रहा है और जेन्युइन इश्यूज़ हैं जो आप रेकअप कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, लेकिन वो कनेक्शन वोट में टर्न होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कनेक्शन क्यों नहीं एस्टेब्लिश हुआ? भाई वो करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन है, 30 साल से करप्शन है। सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगाए वो सामने है, लगता है, फैक्ट है। अशोक चौधरी पर जो आरोप लगे, लगता है कि लूटा गया है। तो ये सब करप्शन है, सब कुछ है, मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन गया क्यों नहीं नीचे तक? 3 years इज़ टू लिटिल अ टाइम इन पॉलिटिक्स। 3 वर्ष में पॉलिटिक्स में ये नहीं हो सकता है कि आप मतलब पॉलिटिक्स डज नॉट ग्रो ऑन स्टीरॉयड। वो नहीं होता है। वो केजरीवाल मॉडल एक वन ऑफ केस था कि आप आए, आप जीत के जमुना पुस्ता वाली पॉलिटिक्स की, अपने वेलफेयरिज्म आपका चल गया। यहाँ तो आपके पास वेलफेयरिज्म वाली बात भी नहीं करना, अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। ऑफकोर्स आपने कहा कि टॉक्ट ऑफ सो मेनी गुड थिंग्स, एजुकेशन के बारे में जो उनका जो नवोदय मॉडल है कि पर एक, और जब तक गरीब बच्चे आपको नहीं मिले तो आप प्राइवेट में की हाल के दिनों में 5 चीज़, जिसमें कि 60 साल के बाद जो भी होगा उसको 2000 रुपया महीना देंगे। वो पहले हाँ प्रॉमिस किया, हाँ वो किया था। चलिए आई स्टैंड करेक्टेड ऑन दैट नोट। तो उन्होंने बेसिक बातें जो कभी नहीं करता था कोई लोग, वो उन्होंने किया है। ऑफकोर्स नीतीश कुमार डेवलपमेंट की बात करते थे, उसी चीज़ को उन्होंने कस्टमाइज किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया और लोगों को बता दिया। उन्होंने बताया कि भाई लीकर से 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, तो उसको हम कैसे एजुकेशन में खर्च करेंगे, कैसे शिक्षा में आप गरीब बच्चे, आप जब तक स्कूली व्यवस्था सही नहीं होती आप सरकारी खर्चे पर पढ़ेंगे। और एक कैलकुलेट करके एक ब्लूप्रिंट 7 का एक ब्लूप्रिंट बताया कि ये सब करेंगे। सारी चीज़ें अच्छी है, बहुत अच्छा वर्क। वेदर इट इज़ वर्केबल और नॉट वो बाद में देखी जाएगी, उधर जब उनकी सरकार आएगी तब की बात है। तो ये आपके प्रश्न का मूल प्रश्न का जवाब है कि क्यों नहीं हुआ। ये अभी जो पूरी तरह से पूरी पार्टी बनाई, वो पूरी सोशल मीडिया पर बनी पूरी पार्टी, ये पूरा विमर्श, उससे जितनी चर्चाएं हैं, और वो लगा कि वहाँ एक बन गया है। तो अमरनाथ जी ने सही कहा कि एक पोल स्ट्रेटजिस्ट और एक पॉलिटिशियन का जो अंतर है, ये चुनाव उनको बताएगी, हमें भी समझाएगी कि ये क्या अंतर होता है। दूसरे की रणनीति बनाना और अपने लिए रणनीति बनाना, एक पॉलिटिकल पार्टी बनना और जीता के फेस के इर्द गिर्द स्ट्रेटजी बनाना, नीतीश कुमार के गवर्नेंस के 10 साल के एक्सपीरियंस के इर्द गिर्द बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार उसमें है, उसके इर्द गिर्द बनना और खुद आके चेहरा बनना कि हम। और आप देखिए ना, आप जिसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं उन दोनों के इतिहास देखिए ना। यही आप चंद्रशेखर जी गए थे, बाद में प्रधानमंत्री बने, फुलवरिया जाते हैं, गोपालगंज में है, लालू जी का गांव है पैतृक, और 77 के चुनाव के पहले एक खाट पर बैठे हुए हैं, उसकी रस्सी झूल रही है। उसमें उन्होंने प्रेडिक्ट किया था ये आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। सीज पॉलिटिकल सेंस, वो उस आदमी का देखा, उस आदमी का कैपिटल देखा, एक पोटेंशियल देखा,
और 77 में ऑफकोर्स जेपी मूवमेंट में जीते, उसके बाद का उनका स्ट्रगल देखिए, एक ट्रेजेक्ट्री देखिए किस तरह से उन्होंने राइज किया। कर्पूरी ठाकुर जैसे स्टॉलवर्ट के सामने में धीरे धीरे उनका राइज होता है। उसमें अनूप लाल यादव, विनायक यादव, गजेंद्र हिमांशु सरीखे 3 इंपॉर्टेंट यादव लीडर्स थे, उन सबको दरकिनार करके आगे नीतीश कुमार, राम लखन सिंह यादव को हराए 1989 में। तो सबने इन्वेस्ट किया है। मैं बराबर बोलता हूँ, पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी बनाने में आपको धैर्य, इन्वेस्टमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक बेसिक विनम्रता चाहिए। आप अगर पढ़ लिख गए हैं, आप हाईली एजुकेटेड हैं, आप विनम्र नहीं हैं, तो मेरे हिसाब से आप एजुकेटेड नहीं हैं। तो आप विनम्रता कंडक्ट में लाइए। आप वो पूछते हैं कि आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? भाई चुनाव आप लड़ रहे हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। यू आर ए प्लेयर, यू आर समवन, आप इसीलिए पूछ रहे हैं। आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको आपके हिसाब से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो वो उन सब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन सारे प्रश्नों के जवाब वो खुद जान रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को, वो भी कहीं ना कहीं 30 के हिसाब से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। 7 से 10% की कंस्टिट्यूंसी आएगी, उससे वो बिल्ड करेंगे, वो भी इससे लेसन्स सीखेंगे। अब प्रशांत किशोर से अलग हट के जरा आते हैं, 1 मिनट अखबार लाना। महागठबंधन और एनडीए, चूंकि अब तो हो ही गया। नहीं, एक आखिरी में कि जैसे ये 7 सीटों का जैसे आया कि 7 सीटों पर लड़ेंगे, जिसमें रोसड़ा है, बछवाड़ा है, बिहार शरीफ है, लालगंज, वैशाली, राजापाकर, और यहाँ तक कि सम्राट चौधरी की जो सीट है तारापुर। अब तारापुर में भी आप एक जो डिप्टी सीएम है उसके अगेंस्ट भी आप सहमति से एक उम्मीदवार देने की बजाय वहाँ वीआईपी ने भी खड़े कर दिया और जेडी ने खड़े कर दिए। तो ये जो इतने दिन के हौच पौच के बाद ये खड़ा करना, ये क्या अपने लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है? जब आपके सामने एक बड़ी ताकत है एनडीए की, अमित शाह मोदी की फोर्स है, तो वहाँ आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें 2, 4, 10 सीट को आप छोड़ते, कांग्रेस भी अपनी जिद से पीछे हटती, और उसके बाद आप एक इस भूमिका में रहते कि कहीं से सीटों को लेकर कोई मारपीट या एक तरह से खींचतान की स्थिति ना होती। आप ही के टर्म को बोरो करता हूँ, कुल्हाड़ी नहीं मारा है, कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। ये मतलब एक कहता है ना, वो जापानीज आर्ट ऑफ हाराकिरी, पेट काटने वाला जो होता था ना, ये पॉलिटिकल हाराकिरी है कि भाई आपने गए नहीं फील्ड में, आप ऑलरेडी आपको एडवांटेज नहीं है, उसके बाद आप 2 प्लेयर देंगे तो बहुत ये तो केक वॉक हो जाएगा, इजी सेलिंग हो जाएगा। इसका थोड़ा बहुत किसका वोट काटेगा? अब एनडीए का वोट मोर और लेस स्ट्रांग है, वोटर से स्मार्ट हैं, वो सिंबल देख करके वोट देते हैं, अनलेस की बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर उतरा हो, बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, वो है। तो यहाँ भी है, जैसे वैशाली में मुन्ना शुक्ला की बेटी लड़ रही है शिवानी, उसके अगेंस्ट में कोई आदित्य राज दे दिया है आरजेडी ने, अभय कुशवाहा को दे दिया है बगल के वैशाली वाले सीट में, यहाँ संजीव सिंह को दिया है। तो इस तरह के ये जितने भी प्रॉपर नाउंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये दिखाता है कि इन लोगों में कितना कन्फ्यूजन है, कितना ईगो का टसल चल रहा है, कितना एक वॉर ऑफ असर्शन चल रहा है। तो भाई आप, क्योंकि आप यू आर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, सब अपने अपने वजूद के लड़ रहा है। राहुल गांधी को लग रहा है कि भाई इतना हमने इन्वेस्ट किया है तो कुछ तो उसका निकले, कुछ तो बार्गेन करें। मल्ला को लग रहा है कि भाई हम पॉलिटिक्स में आ ही नहीं पा रहे हैं बिहार में, हम कैसे इमर्ज करें यार, 10 सीट लाएंगे तब ना कुछ बार्गेन करेंगे। बेचारे 4 लाए थे तो वो बीजेपी लेके चली गई। कैंडिडेट ही उन्होंने ऐसा दिया था कि भाई वो आएंगे, 11 में से अपना कैंडिडेट फिट कर दिया था। ये सारी चीज़ें चल रही है, तो महागठबंधन का कन्फ्यूजन ठीक नहीं है। और अभी भी टाइम, अभी क्या है, 20 तारीख को सेकंड फेज का भी नॉमिनेशन का डेट खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हमको वी आर वेटिंग टू सी द लिस्ट कि फाइनल लिस्ट, ऑफिशियल लिस्ट, हाँ ऑफिशियल लिस्ट क्या है। सिंबल चुपके बट रहा है, लोग अभी भी हम लोग रिपोर्टेडली ही लिख रहे हैं। कब तक रिपोर्टेडली लिखेंगे? तो ये सही नहीं है। उसमें 1-2 सीट पर ऐसा भी हुआ कि आरजेडी सिंबल दे चुकी थी, राष्ट्रीय जनता दल दे चुका था, एनडीए का छूट गया था, मान लीजिए नीतीश कुमार ने असर्ट किया, उनको 3-4 सीटों पर था, जो भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए। उन्होंने बीजेपी को मैसेज दिया, स्ट्रांग मैसेज दिया कि रीडू द लिस्ट। तुरंत नित्यानंद राय लग गए, चिराग पासवान से मुलाकात की और फिर गए। और आपको क्यों लगता है कि अमित शाह से मिलने आए थे? पिछली बार अमित शाह से मिलने ये गए थे कि जस्ट टू प्लेकेट हिम कि एवरीथिंग इज फाइन। तो वो इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया, अलायंस में जो होता है अर्ली सॉर्ट आउट कर लिया, और आप अभी तक लड़े जा रहे हैं। तो ये आप मतलब युद्ध शुरू होने के पहले ही आपस में इंटरनली खलबली मच गई है, तो आप सामने वालों का क्या यलगार बोलोगे आप? अब ये इम्पोर्टेंट है इतना, या ये मान लें कि हर चुनाव में ये सब रसाकसी खींचतान टिकट को लेकर होता है? भाई एनडीए में भी जैसे जीतन राम मांझी ने शेर शायरी की, उपेंद्र कुशवाहा ने 2 दिन तक कहे, रात में कह दिया ऑल इज़ नॉट वेल इन एनडीए, और उसका अमित शाह ने वहाँ बुलाया, दिल्ली गए और शाम को आ रहे हैं ऑल इज़
वेल इन एनडीए, तो ये कितनी बार दाव पेच वहाँ भी हुआ, तो ये एक स्वाभाविक भी हो सकता है या इसका नुकसान है? नहीं, देखिए, ये स्वाभाविक तो नहीं है। आज के तारीख में कोई भी एनडीए का कोई भी अलायंस पार्टनर बीजेपी को डिफाई नहीं कर सकती है। आप अमित शाह के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, आप मोदी के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी का वोट बैंक भी है बिहार में, विदाउट एनी कास्ट, और ये उनका अपना, उनके नाम पर वोट भी मिलता है। तो छोटी पार्टियां जो एसर्ट करती हैं, आज 4 घंटा पहले कुछ बोली, 4 घंटे के बाद उनका स्टेटमेंट बदल जाता है। इसके कारण ये कि आप डिफाई नहीं कर सकते फॉर सर्टेन रीजन्स। आपको भी रीजन पता है, मुझे भी रीजन पता है कि बीजेपी को आप डिफाई कर रहे हैं। महागठबंधन में आप डिफाई कर सकते हैं दूसरे को। कांग्रेस आरजेडी खिलाफ जा सकती है, आरजेडी कांग्रेस खिलाफ जा सकती है, बाकी छोटी पार्टियां उनके खिलाफ जा सकती है, लेकिन महागठबंधन में ये नहीं। अब नीतीश जी नाराज़ थे, नीतीश जी ने मीटिंग की, उसके बाद 3-4 सीट मिल गया, ये किसी ने जाना नहीं, ये हियर से है, ये रिपोर्टेडली ही है जैसा बताते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी भी इस पोजीशन में नहीं है आज के डेट में कि अमित शाह को डिफाई कर पाएँ या अमित शाह के अगेंस्ट, विल के अगेंस्ट कोई पॉलिटिकल स्टेप ले पाएँ। वो स्थिति बिहार में अभी उनकी नहीं, पॉलिटिकल स्टेचर उनका नहीं है अभी आज के डेट में। क्यों, अगर रहता तो कल के परसों के प्रोग्राम में अमित शाह जरूर कह देते कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री यही बनने वाले हैं। वो नहीं बता पाए और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब इलेक्शन है, इलेक्शन में कितना सीट आएगा? प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि 25 के अधिक सीट आ गया जेडीयू को तो मैं संन्यास ले लूंगा। देखिए प्रशांत किशोर कितना इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि यहाँ बात आते थे, फिर प्रशांत किशोर आ गए। उनका कहना है कि जेडीयू को अगर 25 से अधिक है तो मैं संन्यास ले लूंगा। हो सकता है उनकी बात सही हो सकता है संन्यास लेना पड़ जाए या सही हो, नहीं हो सकता है कि सही हो, 25 के नीचे आ सकता है, क्योंकि 43 पर आके लटके थे पिछले बार 2020 में, तो इस बार भी 25 के नीचे जा सकते हैं। 43 पर लटके थे, उसमें चिराग पासवान बड़ा फैक्टर थे। बिल्कुल, चिराग पासवान बड़ा फैक्टर थे। इस बार प्रशांत किशोर बड़ा फैक्टर हो सकते हैं उनके डिफीट में। पर चिराग पासवान का रोल शायद प्रशांत किशोर खुद प्ले करें और किसी के कहने पर प्ले करें, किसी के कारण प्ले करें, वो अलग बात है, वो उनका अपना पर्सनल इशू हो सकता है। लेकिन 25 सीट आए या 25 सीट के बाद आए, अगर 50 से अधिक आए तो बिल्कुल बार्गेनिंग पोजीशन में होंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं होंगे। जैसा लोग कहेंगे उस तरह करेंगे और शायद संन्यास भी ले लें, शायद वो पॉलिटिक्स से अपना रिटायरमेंट भी ले लें, अपना एक ऑनरेबल एग्जिट चाहते हो, ऑनरेबल एग्जिट का मौका भी मिल जाएगा इनको, नीतीश कुमार। ये एक फिर एक टॉकिंग पॉइंट इन्होंने दिया कि मैं एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। हाँ, जी। आप सबसे पूछ रहे हैं, हाँ। मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। प्रशांत जी चुनाव क्यों नहीं लड़े? रिकॉर्ड कीजिए। देखिए प्रशांत जी जो डेटा एनालिस्ट हैं और 12-13 साल से यही काम कर रहे हैं इतने नेताओं के साथ, तो उनके जहन में क्या है ये समझना मुश्किल इसलिए है क्योंकि जब हमें दिख रहा है रिटर्न ऑन द वॉल कि प्रशांत किशोर कोई 25, 30, 35 सीट कहीं नहीं जा रहे हैं, तब भी वो 2 दिन पहले तक कह रहे हैं कि 10 to 150, तो कहना मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसे देखें सीधे एज ए लेमैन, तो राघोपुर में गया प्रशांत किशोर के काफिले के साथ सिर्फ ये देखने कि प्रशांत किशोर का क्या असर है। 150 गाड़ियाँ जरूर दिखी, वो 150 गाड़ियाँ में मेरा अंदाजा है कि 130 गाड़ियाँ या मान लिए 90% गाड़ियाँ बाहर के लोगों की थी, वो गाड़ी में ही थे, उतरे भी नहीं। हम ही लोग ज़्यादा पैदल चले या प्रशांत किशोर और उनके साथ जो भी 25-50 लोग थे वो चले, वो गाड़ी वाले उतरे भी नहीं। लेकिन वहाँ मुझे जनसुराज का समर्थक 5 किलोमीटर में जहाँ जहाँ रुके नहीं मिला। 1-2 लोग मिले जो कहीं से आए थे या उनको पहले वहाँ बात हो गई होगी, जो भी थे। सॉरी, मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ, तो मुझे सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ट्रोल किया जाऊँगा, लेकिन फिर भी लगा कि एक लीडर है। जैसे केजरीवाल ने क्या किया, केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव तो लड़ा, भले हार गए, जीत गए। बनारस में मोदी को चुनौती दी, वहाँ हार गए लेकिन वहाँ जीते। यहाँ मुझे लगता है प्रशांत किशोर अपने को, जिसको बिहार में कहते हैं खराद पर चढ़ाना, अपने को अभी उस पर नहीं चढ़ाना चाहते हैं कि अभी तो अगर पार्टी पे होगी तो वो कह चुके कि अर्श पर या फर्श पर, लेकिन खुद अगर हार जाएंगे किसी सीट से तो शायद वो रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे। ये मेरा आसान एनालिसिस है। प्रशांत किशोर सुनेंगे तो कहेंगे दिल्ली से आए पत्रकार, 2 यहाँ चौराहे पे खड़े होके 2 पत्रकारों से मेरा भविष्य काम करने वाले, हाँ मेरी भविष्यवाणी कर रहे हैं मेरे बारे में। अब आप बताइए क्यों ना लड़े? नहीं, मैं आप ही की बात को ऐड कर रहा हूँ, मोर और लेस सेम है। हाँ। एक तो सारा जो अमला है, पोल मैनेजमेंट उनको लग जाएगा, हाँ। उनके पीछे हाँ। और जगह से कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, एक प्रैक्टिकल बात। दूसरा, अगर हार जाते हैं तो ब्रांड प्रशांत क्रैश कर जाएगा। तीसरी बात, तेजस्वी अपोजिशन में है, वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो वहाँ भी एक कास्ट कार्ड प्ले हो जाएगा कि भाई एक अपर कास्ट वर्सेस ओबीसी का एक विमर्श में कहीं ना कहीं, जिससे वो बचना चाह रहे हैं, वेरी राइटली सो। तो ये मुझे 3 पॉसिबल रीजन्स लगते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न
कि वो नहीं चाहते हैं कि ब्रांड प्रशांत क्रैश हो जाए, कम से कम थोड़ा सा बचा रहे रिस्क कि नहीं मैंने लेना चाहते हैं। रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, तो ब्रांड प्रशांत क्रैश ना हो जाए, इससे मैं सहमत हूँ। ये कहना, जैसे प्रशांत किशोर के लोग क्या कह रहे हैं, वो खुद भी यही कह रहे हैं कि पार्टी ये कह रही कि एक जगह से लड़ेंगे तो एक जगह कन्फाइन हो जाएंगे और बाकी जगह ध्यान नहीं। ये बड़ा आसान सा लॉजिक है। फिर तो हर नेता को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, कोई भी पार्टी अध्यक्ष को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो वो लॉजिक सही नहीं बैठता है। एक जगह भाई, जब आप 3 साल इतनी पद यात्रा कर चुके, जिले जिले गाँव में जा चुके, तब तो आप नॉमिनेशन करके आइए, 1-2 बार जाइए, आपको जीत जाना चाहिए। लेकिन वैसी स्थिति नहीं दिखी होगी। तो ब्रांड प्रशांत वाली बात से आपको सहमत हो, तो इसका मतलब इसके पीछे डर है? नहीं, एक ऑफकोर्स डर है। जो बड़े नेता होते हैं, बहुत सारे इतिहास में एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, जो अपने कंस्टिट्यूंसी में कैंपेन करने नहीं गए, जीत जाते हैं। जीत जाते हैं, हाँ, पर्चा दाखिल करके आ जाते हैं, जीत जाते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के साथ भी हुआ है। अरे 20 साल में बहुत सारे नेता हैं, 20 साल बहुत सारे नेता हो गए अपने कंस्टिट्यूंसी में, बिना गए बिना जीत 1-2 बार गए। जाते हैं, हो गया। तो वो आपको ब्रांड बनना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी देते हैं, वो पॉलिटिकल ब्रांड बनना पड़ेगा। अभी आप पोल स्ट्रेटजिस्ट ब्रांड हैं, आपको प्रशांत पॉलिटिशियन ब्रांड बनना पड़ेगा आपको। तो वो उसके आप रास्ते पर हैं। इट विल टेक टाइम। रास्ता सीधा नहीं है, बहुत एकदम जिग जैग होकर के जाएगा। हम उसी जिग जैग की चर्चा कर रहे हैं जिसके लिए हम लोग ट्रॉल किए जाएंगे। आपको क्यों लगता है प्रशांत किशोर क्यों नहीं चुनाव लड़े? देखिए, ठीक कह रहे हैं कि ब्रांड प्रशांत, लेकिन प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना भी नहीं था। आपको हम बताएं, प्रशांत किशोर कभी सोचे, ये एक हाइप किया गया था, लोगों को असमंजस में डालने की कोशिश की थी कि 2 सीट्स भी लड़ सकते हैं। कर्मभूमि या जन्मभूमि। अगर राघोपुर से बेटर होता अगर वो करघर अनाउंस किए होते तो शायद हम लोग मानते कुछ चांसेस वहाँ है भी, चूंकि वो अपर कास्ट डोमिनेटेड एरिया है, रितेश को जहाँ से टिकट दिया। लेकिन प्रशांत को चुनाव लड़ना भी नहीं था। प्रशांत जानते हैं कि रियलिटी क्या है, और जो दिख रहा है पॉलिटिक्स वो हो नहीं रहा है। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा वो कुछ अलग पॉलिटिक्स चलता है, और लोग नेता आपस में कुछ और बात करते हैं। अब एक नए नेता को आप बता रहे हैं राघोपुर में 130 ओवर 100 व्हीकल्स थी, लग्जरी गाड़ियां थी, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? और ये पहली बार प्रशांत किशोर ने ये खुलासा किया, और हम लोग भी जाने कि पोल स्ट्रैटेजिस्ट ही वो नहीं थे, वो इंडस्ट्री स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। वो किसी बिजनेस हाउस को भी सलाह दिया करते थे, सुझाव दिया करते थे, जिसके वो पैसा भी लेते थे। ये पहली बार हुआ। तो शायद कॉर्पोरेट स्टाइल में पॉलिटिकल पार्टीज बिहार में तो नहीं चलने वाली है, और अगले 20-25 साल में नहीं चलती है, और ना चली है। ये हम लोगों ने देखा। हम लोग रिस्क तो नहीं ले रहे हैं कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर को? हो सकता है 40, 50, 60 सीट आ जाए। वी आर हैप्पी टू टेक द रिस्क। ईश्वर करे भाई, वो अच्छा करें। एक नया विमर्श आए राजनीति में, हम लोग अच्छी तरह से और कवर करेंगे, माउंटेड कवरेज करेंगे। किसकी शिकायत हम लोगों ने नहीं की है? लालू जी के बाद भर के लिखा है, नीतीश जी के, बिल्कुल। और फिर भी आप सारी पॉलिटिकल पार्टी में अगर इज्जत मिलती है, वही हमारी पूंजी है। सही बात है। दिस इज द रियलिटी। ये शिकायत नहीं है, ये उनके रियलिटी शब्दों है। में। अगर वो जीत के आते हैं तो हम लोग वो भी लिखेंगे जीत के आए और हम लोग गलत है, ये भी लिखेंगे। हाँ, सही बात, हमारा सही काम बात, है सही कि जो ग्राउंड स्वेल है, जो हो रहा धरती We would be पर, happy and proud to take back our words। अब इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे? चलिए, तो इस बातचीत को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अभी चुनाव में पहले दौर का चुनाव 6 तारीख को है, 6 नवंबर को। दूसरे दौर का 11 तारीख को। पहले दौर का नामांकन खत्म हो चुका है, तारीख उसकी कल, और 20 तारीख को दूसरे दौर का नामांकन। बीच में दिवाली है, तो मैं भी दिवाली की छुट्टी में कल दिल्ली जा रहा हूँ 4-5 दिन के लिए। लौट के फिर आएंगे, और उसके बाद ज़रा बिहार की ज़मीन को अलग अलग जगहों से तलाशने समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ ज़मीनी हकीकत संतोष जी के साथ भी हम चाहेंगे कहीं किसी ज़िले में जब जाएँ पब्लिक, क्योंकि अंत में ये जो चुनाव है, ये चुनाव जनता का उत्सव है, जनता का फैसला है, और जनता ही जनादेश देती है। हम लोग चौराहे पर जाकर अपनी राय जरूर व्यक्त कर सकते हैं, अपनी समझदारी के हिसाब से विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन पता तभी चलता है जब पब्लिक के बीच जाते हैं, जनता के मन में क्या है। और कई बार जो दिख रहा होता है सोशल मीडिया पे वो सच नहीं होता है, अंडर करंट होता है जो नहीं दिख रहा होता। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे जी। चलेंगे हम लोग करागर चलते हैं ना, करागर भी चलेंगे। मैं तो चाहता हूँ प्रशांत जी के गाँव भी जाऊँगा। गांव, जैसे उन्होंने एक जगह लॉजिक दिया कि मैं गांव नहीं जाता हूं क्योंकि पिता के निधन के बाद जो भी तकलीफ है उसकी वजह से नहीं गया, तो मैं वो भी देखना चाहता हूं। और भी जगह राघोपुर भी जाएंगे, और भी जगह जाएंगे। और फिलहाल इस वीआईपी इलाके से इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। और दोनों लोगों को सुबह सुबह हमने कष्ट दिया, 1 घंटे लगभग बातचीत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, बहुत शुक्रिया अमरनाथ जी, धन्यवाद, नमस्कार।